अमेरिका और रूस के बाद अब भारत भी मिशन मंगल में जुट गया है। भारतीय अंतरिक्ष संगठन यानी इसरो की तरफ से मंगलवार को पहले मार्स ऑर्बिटर मिशन को दोपहर 2:38 पर श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाएगा। समझा जाता है कि प्रक्षेपण के बाद यह उपग्रह 20 से 25 दिनों तक पृथ्वी के चारों तरफ घूमेगा और फिर 1 दिसंबर को पूरे 9 साल के लिए लाल ग्रह यानी मंगल की सतह पर उतर जाएगा और उसके बाद 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंच जाएगा। 450 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह मिशन अगर कामयाब हो गया तो इस दिशा में भारत अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ के बाद चौथा कामयाब देश होगा। आपको बता दें कि दुनिया के कई देशों की तरफ से अब तक 51 मंगल अभियान चलाए गए, लेकिन उनमें से 21 ही कामयाब हो पाए हैं। यहां तक कि चीन का मंगल अभियान भी असफल हो चुका है। गौरतलब है कि टेक्नोलॉजी की दिशा में भारत की यह सबसे ऊंची उड़ान है। चंद्र अभियान की सफलता के बाद भारत पहली बार मंगल की कक्षा में उपग्रह भेज रहा है और इसी पर है हमारी खास पेशकश मिशन मंगल। पृथ्वी के पड़ोसी मंगल पर क्या जीवन मुमकिन है? यहां जीवन की कितनी संभावनाएं हैं? सवाल इस तरह के कई हैं, लेकिन बरसों की खोज के बाद भी जवाब अब तक संतोषजनक नहीं मिले। मंगल के रहस्य जानने के लिए भारत भी अपना मंगलयान भेज रहा है, जो मंगल ग्रह से जुड़ी कई अहम जानकारियां पृथ्वी तक पहुंचाएगा। इंसानी हदें जहां तक देख सकती हैं, जितना सोच सकती है, ये ब्रह्मांड उससे कहीं ज्यादा बड़ा और रहस्यमयी है। अनगिनत गैलेक्सी और उनके दरमियान विचरण करते ग्रह, इंसान जितना ब्रह्मांड के बारे में जानने की कोशिश करता है, ब्रह्मांड के रहस्य और गहरे होते चले जाते हैं। ऐसे रहस्य जिनके बारे में इंसान पता लगाना शुरू करता है तो उसकी अक्ल काम करना बंद कर देती है। इंसान खामोश हो जाता है, फिर बरसों बाद किसी एक रहस्य से पर्दा उठता है तो उसके पीछे और अनगिनत रहस्य सामने आ जाते हैं। कहा जाता है कि अगर हम एक छोर से दूसरे छोर तक ब्रह्मांड को पार करने की कोशिश करें तो प्रकाश की गति से चलने वाले यान को ब्रह्मांड का सफर तय करने में करीब 1.5 लाख वर्ष का समय लग जाएगा। ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसका अंदाजा लगा पाना नामुमकिन है, क्योंकि अभी तक इंसान प्रकाश की गति से चलने वाले यान का ही निर्माण नहीं कर सका और इंसान की उम्र भी इतनी नहीं कि वो उस यान में सवार होकर ब्रह्मांड का सफर कर सके। इंसान सदियों से विज्ञान की मदद से पृथ्वी के आसपास के ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने की कोशिशों में जुटा है। उसकी कोशिशों को कामयाबी भी मिली है, लेकिन मंजिल अभी दूर है और सफर बेहद मुश्किल है। पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर पृथ्वी की तरह दिखने वाले अजूबे को मंगल ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी से लगभग 6 गुना छोटा ब्रह्मांड में विचरने वाला मंगल चंद्रमा के बाद इंसान के लिए हमेशा से जिज्ञासा का विषय रहा है। ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों में से एक मंगल भी है। सिर्फ 300 दिन
और मंगल ग्रह के कई रहस्यों से पर्दा उठना शुरू हो जाएगा। करीब 3 साल पहले शुरू हुआ इसरो का मिशन मार्स हकीकत बनने जा रहा है। वर्षों से इंसान जिन रहस्यों को जानने की कोशिश में जुटा था, जिन रहस्यों को आज तक कोई न जान सका, वो रहस्य अब रहस्य नहीं रहेंगे। 5 नवंबर को इसरो जब मंगलयान को मंगल की ओर रवाना करेगा तो भारत का वर्षों का सपना सच हो जाएगा। 3 साल पहले जो महज ख्वाब था वो अब हकीकत में बदल जाएगा। मंगलयान को 3 चरणों में मंगल ग्रह के ऑर्बिट में भेजने की तैयारी की गई। छोड़े जाने के बाद सबसे पहले ये यान 4 हफ्ते तक पृथ्वी के 6 चक्कर लगाएगा। इस दौरान इस यान की गति और दिशा बदलेगी। सातवीं बार ये यान अपनी गति को बढ़ाते हुए अपना रास्ता बदलकर मंगल ग्रह के रास्ते में चला जाएगा। इसके बाद ये यान 300 दिनों की दूरी तय करके मंगल ग्रह के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा और इसके साथ ही शुरू हो जाएगा भारत के मिशन मार्स का सिलसिला। करीब 160 दिनों तक मंगल के करीब पहुंचकर मंगलयान वो तमाम जानकारियां हासिल करेगा जो मंगल पर जीवन की संभावना पर रोशनी डाल सकेंगी। मंगल ग्रह के ऑर्बिट पर यान को पहुंचाने के लिए देश के प्रतिष्ठित पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के अंतरिक्ष यान का वजन 1350 किलोग्राम है। अहम बात यह भी है कि पूरे अभियान की कीमत 450 करोड़ रुपए है। इस पूरे अभियान पर नजर रखने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम साउथ पैसिफिक सी में 2 भारतीय जहाज ASI यमुना और ASI नालंदा पर मौजूद रहेगी। इसके अलावा नासा का स्पेस नेटवर्क भी भारत को इस मिशन में मदद करेगा। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। परियोजना महत्वाकांक्षी लेकिन 450 करोड़ रुपए की भारी भरकम परियोजना से देश की आम जनता को क्या मिलेगा? क्या यह दुनिया के बड़े और शक्तिशाली देशों की होड़ में खुद को खड़ा करने की कोशिश है? सवाल यह भी कि अंतरिक्ष की दुनिया में कामयाबी हासिल करने से पहले क्या हमने भी रूस, अमेरिका या यूरोप के देशों की तरह जमीनी और विकास की समस्याओं पर करीब करीब विजय पाली? क्या मंगल पर जीवन है? इसरो के मंगल अभियान के बारे में विज्ञान के अलावा क्या ज्योतिष की समझ है? अगले 1 घंटे तक हम इन मेहमानों से जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं इन्हीं तमाम सवालों की जवाब जानने की कोशिश करेंगे। चर्चा में हिस्सा लेने के लिए इलाहाबाद से जुड़ रहे हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शशांक, अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं तर्कशास्त्री BV रावत साहब और यहां हमारे साथ स्टूडियो में हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर RP टंडन और ज्योतिषाचार्य विवेक मुदगल। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये कि टंडन साहब, ये इसको किस तरीके से देखा जा रहा है अब जबकि इग्निशन बटन ही दबने की देर है, खासतौर से वैज्ञानिकों में और देश के वैज्ञानिकों में इसको लेकर किस तरह का कनेक्ट है? देखिए, जैसा आपने कहा सिर्फ बटन दबने की ही देर है, पर हम टेक्नोलॉजी के उस शिखर पे पहुंच चुके हैं जहां की ये संभव हो रहा है। तो ये दर्शाता है कि हम टेक्नोलॉजी के हर क्षेत्र में, क्योंकि ये बड़ा मिश्रण है कई टेक्नोलॉजीज का, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ स्पेस से ही है, तो इतनी सारी जो टेक्नोलॉजीज है उसका ये मिश्रण है, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन हो, चाहे वो सेंसर्स हो, किसी तरह तो हम इतने परिपक्व हो चुके हैं इसमें, तो ये दर्शाता है। इसके बाद जैसे
भारत अब कहते हैं कि डेवलप कंट्रीज की लाइन में आ रहा है, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है जो हमारे वैज्ञानिकों को भी बहुत प्रोत्साहित करता है, और हमारे वैज्ञानिक इसके लिए बड़े इच्छा से देख रहे हैं कि क्या क्या उपलब्धि और हो सकती है और किस तरह की नई जानकारी मिल सकती है, और यही तय करेगा हमारे भविष्य का इसरो का प्रोग्राम। डॉक्टर शशांक, धर्मज्ञ कैसे देखते हैं? क्या इसको इंक्रोचमेंट समझा जा रहा है, आदमी की अनाधिकार चेष्टा मानी जा रही है, या फिर ये इतनी लिबर्टी ग्रहों के साथ इंसान ले सकता है? देखिए, ऐसा है कि पूरे विश्व में जब से विज्ञान का हस्तक्षेप हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं कि पूरे विश्व जनमानस को कुछ न कुछ लाभ हुआ है। लेकिन विज्ञान की दी हुई जितनी भी चीजें हैं, जहां उनका कुछ न कुछ लाभ है, एक बहुत बड़ा नुकसान भी छिपा हुआ है। प्रकृति में ये लगातार कुछ न कुछ प्रकृति के साथ जो है खेल खेल रहे हैं, जिसके कारण भूकंप, महामारी, चक्रपात, ये तमाम प्रकार की घटनाएं देखने को आमतौर पर मिल रही हैं। मेरा यह मानना है कि प्रकृति का दोहन करने में ये सबसे आगे है, लेकिन प्रकृति को बचाने में ये सबसे पीछे है। यहां पर एक बहुत बड़ी मूलभूत बात यह है कि हमारे यहां ये जो नवग्रहों की कल्पना, ब्रह्मांड की कल्पना, सौरमंडल की कल्पना, ये आज से हजारों साल पहले हमारे वेदांग में ज्योतिष के अंतर्गत कर दी गई थी, सब कुछ बता दिया गया था। लेकिन यहां के जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं, ये विदेशियों की नकल करते हैं, विदेशी पैरामीटर पे काम करते हैं। मैं विज्ञान की आलोचना नहीं कर रहा हूं, वैज्ञानिकों की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वो देश है, अमेरिका, जापान, जर्मनी, ये वो देश है जो बुनियादी समस्याओं को सुलझा करके एक विकसित स्वरूप प्राप्त कर लेने के बाद इन बड़े बड़े रिसर्चेस में लगे हुए हैं। आज आपके साथ बुनियादी समस्याएं हैं, उन बुनियादी समस्याओं से भाग करके ये भौतिकवादी संस्कृति में, ये अय्यासी संस्कृति जिसको कहा जाएगा, जिसमें मेटलिस्टिक संस्कृति कहा जाएगा, उस संस्कृति में आप प्रवेश कर चुके हैं। मानवता को छोड़ दिए हैं, भावना को छोड़ दिए हैं। आम देशवासियों के लिए कोई योजना नहीं है। हमारी 80% जनसंख्या आज भी गांव में रहती है। लोगों को न तो ठीक से शिक्षा मिल रहा है, न रोटी भी इंश्योर कर दी, अब रॉकेट भी इंश्योर कर रहे हैं, क्या समस्या है? बेच करके ये अंतरिक्ष यान बेच करके आप कौन सी उपलब्धि प्राप्त कर लेंगे? जी जी, कुछ डिलेड आवाज पहुंच रही है लगता है शशांक साहब तक, लेकिन रावत साहब, क्या इसको ऐसा ही माना जाए? ये एक तरफ जो विज्ञान की कोशिश है, और विज्ञान में भी देश के वैज्ञानिकों की और विज्ञान की जो कोशिश है अबूझ पहेलियों को सुलझाने की, गूढ़ रहस्यों तक जाने की, इसको ऐसा ही देखा जाना चाहिए क्या कि हम मूल सवालों से मुंह फेरकर उस तरफ चल पड़े जो प्रायोरिटी में कहीं बहुत दूर आता है, या ये समानांतर कोशिशें हैं? एक तरफ जहां मूल सवालों को भी, उनका भी हल ढूंढना है, वहां दूसरी ये कोशिशें भी जारी रहनी चाहिए। आपका नजरिया क्या है? बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने जो कहा बिल्कुल मैं उससे सहमत हूं, क्योंकि ये समानांतर हमारे देश को केवल सर्विस इकोनॉमी नहीं बनना, नॉलेज इकोनॉमी बनना है। आज हम लोग शिकायत करते हैं कि भाई दूसरे देश के जो है वो नेशनल ज्योग्राफी पे या आपके डिस्कवरी पे क्यों इतना खर्चा करते हैं। तो वो जानते हैं कि आने वाले समय में जो है जो दुनिया में कौन लोग डोमिनेट करेंगे, और कौन लोग डोमिनेट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जिनके पास नॉलेज है, और नॉलेज के कारण से वहां पहुंचे हैं। रही बात भुखमरी, मैं सवाल काम कर रहा हूं, लेकिन जिस देश के अंदर 2500 करोड़ रुपए की मूर्ति बनती हो, नेताओं की मूर्ति बनाकर 2500 करोड़ रुपए हम चर्चा नहीं करते हैं, और वहां हम 450 करोड़ रुपए जो एजुकेशन पे लगेगा, जो इसरो पे लगेगा, क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि देखिए, जब हम वैज्ञानिक चीजों को जब हम शोध करते हैं तो उसमें फेल्योर की भी गुंजाइश होती है, और फेल्योर के लिए भी हमको तैयार रहना चाहिए। लेकिन यहां तो कई, इस देश में अगर मूर्तियों का, मंदिरों का, मठों का इतिहास देखें तो उसमें करोड़ों अरबों रुपया खर्च हुआ है, उस पर कोई सवाल खड़े नहीं करता। लेकिन जब हम लोग, क्या जो आपकी बात जो पालिन तूफान आया था उसकी जानकारी हमको सैटेलाइट से नहीं मिली? क्या अब सुनामी की पहले से जानकारी नहीं मिल रही है? क्या हमारे मौसम की जानकारी हमको सही समय पे नहीं मिल रही है? तो हमारा अगर जो है सैटेलाइट मिशन अच्छा जाएगा, डॉक्टर शशांक, मठों और मंदिरों में खर्च होता है तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं होती, अपने हित देख रहे हैं। इसका जवाब लेंगे आपसे, लेकिन उसके पहले मुद्दल साहब, ज्योतिष इसको कैसे देखता है? क्या अगर ये ग्रहों के अधीन तमाम लोगों को बताया जाता है, और इन ग्रहों की तरफ, उनके अधीनस्थ लोगों की तरफ से अगर इस तरह की कोशिशें होती हैं, तो इसको क्या अतिक्रमण माना जाए,
या इसको वो ग्रह माफ करने के लिए तैयार होते हैं? देखिए, शास्त्रों में तो कहा गया है, हमारे यहां बिल्कुल शास्त्रों में बिल्कुल साफ साफ उल्लेख है कि ग्रहों को जितना अपने से दूर रखेंगे उतना उत्तम है। इसलिए हमारे उत्तर भारत में ज्यादातर ग्रहों के मंदिर नहीं होते थे 10 से 15 वर्ष पूर्व। अभी तो ये ग्रहों के मंदिर बनने लगे हैं। जब हमारे यहां प्रथा ग्रहों का मंदिर तक बनाने का निषेध शास्त्रों में कहा गया है, तो आप अगर उस ग्रह पे जाएंगे तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, उसका प्रादुर्भाव या उसका जो फल है वो आपको क्या मिलेगा। और वैसे भी मंगल अग्नि तत्व जो बार बार चर्चा हो रही है कि उसके बारे में जानकारी, हमारे ऋषि मुनियों ने तो हजारों वर्ष पूर्व हर ग्रह के बारे में बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी या सब साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि कौन सा ग्रह किस विधि से किस तरीके से बना हुआ है, उसके अंदर क्या चीज की मात्रा है। तो मंगल को हमारे यहां अग्नि तत्व कहा गया है, उत्तेजना का प्लेनेट कहा गया है, वासना का प्लेनेट कहा गया है, शक्ति का प्लेनेट कहा गया है। और मंगल को अंगार यानी कि आग का गोला, आग के गोले के नजदीक अगर आप जाएंगे तो उसका क्या परिणाम देश को, समाज को और विश्व को भुगतना पड़ेगा, यह सब आपके सामने आएगा। ऐसा नहीं है कि विज्ञान को यह सब तरक्की नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, परंतु जो हमारे ऋषि मुनियों ने, बुजुर्गों ने हजारों साल पहले लिख दिया, कम से कम पहले उसकी चर्चा तो कर ले, उसके बारे में तो शोध कर ले। उस शोध में अगर आपको कोई कमी लगती है, उस शोध में अगर आपको लगता है कि नहीं ये जानकारी कम है, तो आप 450 क्या 4000 करोड़ रुपया भी खर्च करें, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है मठों में इतना खर्चा है। हमारे मठों में, हिंदू धर्म में यह संस्कृति बाल्यावस्था से ही सिखा दी जाती है कि कौन से ग्रह से क्या परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे। तो ऐसे मठों के बारे में बार बार बोलना, 2500 करोड़ का खर्चा के बारे में कहना और विज्ञान के बारे में कि विज्ञान में 450 करोड़ रुपया लगने में क्या बुराई है, बुराई नहीं है, अच्छाई है, परंतु वो सब तो पहले ही आपके शास्त्रों में उल्लेख है। उन शास्त्रों को आप क्यों नकार रहे हैं? उन शास्त्रों के बारे में तो कम से कम आप जानकारी करें, उसके बारे में तो शोध करें, जिसमें तो कुछ 100 करोड़ रुपया, कुछ भी करोड़ रुपया खर्च नहीं होना। आपको तो सिर्फ एक शोध का रिसर्च सेंटर तैयार करना है जिसमें इस विषय की जानकारी आपको पूर्ण सटीक रूप से मिल जाएगी। तो आप इतना हजारों करोड़ रुपया खर्च करने की क्या आवश्यकता है? ऋषियों मुनियों ने इस बारे में बहुत पहले बता दिया है और वो हमारे पास ग्रंथों के तौर पर संजोकर रखा भी गया है। विज्ञान उसको पहले क्यों नहीं पढ़ लेता और फिर इस तरह के कदम अगर आवश्यक हो तो उठाए? एक नजरिया ये भी, एक ब्रेक, इसी नोट पर हाजिर होते हैं। टंडन साहब, इस तरह का अंतर्द्वंद, एक कॉन्फ्लिक्ट कभी आप लोगों में भी होता है? क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिक भी ऐसे हैं जो ज्योतिष को और धर्म को भी मानते हैं। क्या इन दोनों का कोएग्जिस्टेंस एक इंडिविजुअल के अंदर पीसफुल होता है? नहीं, हम इन बातों को बिल्कुल नहीं मानते। मेरे हिसाब से ये जो सब बातें जो अभी आपने सुनी है, ये सिर्फ अज्ञानता और अंधविश्वास की वजह से है। एक जमाना वो था जब किसी ने ये कह दिया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के गिर्द गिरती है, तो उसको फांसी दे दी गई थी। ये वो जमाना था। और ये वो जमाना है हजारों साल पहले जब हम जंगलों में नंगे रहते थे। आज हम इस सृष्टि को इन धर्मदाताओं, धर्म गुरुओं से बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमारे इन कैलकुलेशन में 1 मिली सेकंड, 1 सेकंड के 1000वें हिस्से की भी कैलकुलेशन है जो कि इनके पास नहीं है। क्या ये कभी बता पाए हैं कि कोई उल्का गिरेगी? कभी इन्होंने बताया कि ये उल्का गिरे? रशिया में कितने लोग मर गए? ये बता पाए? कभी नहीं बता पाए। हम इनको सिर्फ कोई तर्क नहीं मानते, हम इसको सिर्फ अज्ञानता मानते हैं। नहीं, अगर इसको आप पूरी तरह खारिज न करके, पहले ऋषियों मुनियों ने जो अन्वेषण किए हैं या जो गणनाएं की हैं, अगर उनको भी आप देख लें, उसको भी अकोमोडेट करते हुए चलें, तो क्या उसको आप ठीक नहीं मानते? नहीं साहब, हम जानते हैं जिसको आग का गोला कह रहे हैं, वो आग का गोला नहीं है, उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की लेयर है। ये बड़ी जानी हुई बात है। एबीसी का जो पाखंड का बिजनेस है, ये समझ रहे हैं कि आग का गोला, वो आग का गोला नहीं है, वो सिर्फ आयरन ऑक्साइड की लेयर है। वहां का तापमान इतना लो है कि वहां अभी तक हमें पानी नहीं मिल पाया। तो ये सब बातें हमें, वैज्ञानिकों को काफी बातें पता है, तो इसलिए हम इन तरह की बातों में, अज्ञानता की बातों में नहीं पढ़ना चाहेंगे। हम तो एक्सपेरिमेंटल डेटा पे विश्वास करते हैं और उस पर विश्वास करने से ही सब इंफॉर्मेशन सही आएगी। वैसे डॉक्टर शशांक, अगर ये कोशिशें चल भी रही हैं कुछ वैज्ञानिकों की, तो क्या उसका मानव मात्र को अंजाम भुगतना पड़ेगा या वो इंडिविजुअल जो ऐसा कर रहे हैं वो अपनी हिमाकत का परिणाम भुगतेंगे? नहीं, हमारा तो ये मानना है कि देखिए, हम आध्यात्म के कंजर्वेटिव अप्रोच में विश्वास नहीं रखते हैं। ये वाकई
चंद्रमा पे जाए, मंगल पे जाए, बृहस्पति पे जाए, शनि पे जाए, सब पे जाए, और ये खुद अंधविश्वासी हैं। इन्होंने देश को क्या दिया है? पेन इनका नहीं, पैंट इनका नहीं, शर्ट इनका नहीं, चश्मा इनका नहीं, जूता इनका नहीं, ये विदेशियों का अनुकरण करते हैं और बाद में उसी में से बढ़ जाते हैं। इनसे पूछिए विश्व में इनको किस नाम से जाना जाता है? वो कह रहे हैं आपने भी सब कुछ पहन रखा है, वही काम करते हैं, के पास कोई डाटा सही नहीं होता, ये समाज को दिग्भ्रमित करते हैं, करोड़ों अरबों रुपए का सरकार से फंड लेते हैं, नतीजा फ्लॉप कर जाता है और वहां पे कहते हैं ये प्रोजेक्ट में कमी थी, आगे सुधार किया जाएगा। ये समाज के वो करप्ट लोग हैं जिनके कारण आज समाज की जनता दुखी है, पीड़ित है। जिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए आप बोल रहे हैं वो वैज्ञानिकों की देन है, वो कोई ज्योतिष से नहीं आई, जिसके जरिए आपका धर्म चल रहा है, बढ़ रहा है। ज्योतिष तो इससे बहुत आगे है हमारा धर्म। आपने संजय का नाम सुना होगा महाभारत में, तो संजय ने तो एक जगह स्थान बैठ के ही सब कुछ दर्शा दिया था, सब कुछ दिखा दिया था। आप इस तरह की बात लग रहे हैं, ठीक है हमारा पतन हुआ है, हम पतन की तरफ है, तरक्की की तरफ नहीं है। अगर आप महाभारत काल की बात करेंगे, रामायण काल की बात करेंगे, तो हम पतन की तरफ है, ना कि उन्नति की तरफ है। ठीक है, विज्ञान की अच्छाई है, बहुत सी अच्छाई में विज्ञान की बात करके धर्म के ऊपर उदाहरण नहीं करना चाहिए। देखिए वक्तव्य मत दीजिए, समाज देख रहा है। जब किसी धर्मगुरु को कोई तकलीफ होती है वो सबसे पहले डॉक्टर के पास भागता है, वो किसी हकीम के पास नहीं जाता। और आपके जो शरीर के जैसे वस्त्र हैं, जितने वस्त्र हैं, जितना पेन है, सब आपने लगा रखे हैं, जिसके आप खिलाफ बोल रहे हैं। जी बात। यहां मौजूद वैज्ञानिक आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि अगर हमारी पेन भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, जूता भी नहीं है, तो वो आपको भी नहीं पहनना चाहिए। और तबीयत खराब होने पर आप किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास या किसी वैदिक उपचार करने वाले के पास? देखिए, जब वैदिक परंपरा ही लुप्त कर दी गई, उनको जवाब देने दीजिए ना। आपने तो धोती पहन रखी है, पहनावा ठीक पहन रखा है, वो जवाब देना इस बात का। इससे देश को पार्कर का पेन लगा रखा उन्होंने। डॉक्टर भैया देखिए, मैं पढ़ा लिखा संस्कृत का विद्वान हूं, धोती कुर्ता यहां पर आवश्यक नहीं है। यहां धोती कुर्ता होता है। आप बात को दिग्भ्रमित मत कीजिए। क्या मंत्र जानते हैं, क्या श्लोक जानते हैं, क्या ज्ञान सीखा? आध्यात्म को जवाब पहन रखे हैं, ये भी तो आपसे तरह पुरुष है। आपको नॉलेज है ही नहीं, आप क्या जानेंगे? वेद की एक ऋचा के बारे में बताइए। अरे साहब, विज्ञान आप, मैं कह रहा हूं, आप एक मूर्ख प्राणी की तरह बात कर रहे हैं, आप अज्ञानी व्यक्ति की तरह बात कर रहे हैं, आप अध्यात्म की एबीसीडी नहीं। आप लोग अपने कुएं के, आप लोग सिर्फ कुएं के नहीं है, उससे बाहर आप हजारों साल से नहीं निकले। आप वैज्ञानिकों क्या समझ, और सबसे ज्यादा वैज्ञानिकों का फायदा आप लोग, जैसा उन्होंने कहा, टीवी के माध्यम से बोल रहे हैं, आप मोबाइल फोन आप देश के लिए मेरे साथ आए 10 फोन इन्होंने मानसिक अशांति फैला रहे हैं, शारीरिक रोग फैला रहे हैं, मानसिकता फैला रहे हैं, और आप करोड़ों अरबों जनाब, हमें इस बात से बड़ा फख्र है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही कम पैसे में हुआ है। आज मैं कहना नहीं चाहता, एक स्कैंडल इससे 1% भी नहीं है, कहना नहीं चाहिए इस बात को। पॉलिटिकल स्कैंडल देखिए लाखों गुना बड़े हैं, 450 करोड़ में नहीं। ये दो बातें, एक तो ये कि क्या पॉलिटिकल स्कैंडल समस्याओं को नजरअंदाज करके कई करोड़, कई 100 करोड़ की इस तरह की परियोजनाओं को, जिनको शायद बाद में भी देखा जा सकता है, भारत क्या उनकी तरफ जा रहा है, तो जवाब ये है कि 450 करोड़ आज के दौर में कुछ भी नहीं है। और जिस तरह के घोटाले घपले होते हैं उसके मुकाबले तो ये कम से कम किसी तरफ, किसी सकारात्मक दिशा में जा रहा खर्च है। लेकिन दूसरा नजरिया ये भी है कि कहीं इस तरह की बातें, क्योंकि धर्म में ये कहा गया है कि इन्हीं ग्रहों के अधीन ये दुनिया है, हर एक व्यक्ति जो इस दुनिया के अंदर आता है वो इसके अधीन है, उसकी तरफ से ऐसी कोई कोशिश, अगर ग्रहों का बनाव होता है, बिगाड़ होता है, उन्हें मनाया जा सकता है, वो गुस्सा भी हो सकते हैं, अगर ऐसा होता है तो क्या इंसान की तरफ से की जा रही है ऐसी कोई कोशिश अतिक्रमण भी हो सकती है, और क्या उसका नतीजा भी लोगों को भुगतना पड़ सकता है? दूसरी बात, दूसरा अंदेशा यह भी है, या अब इस तरह के अंदेशों के लिए कोई जगह नहीं है? रावत साहब, जब चंद्रयान ये मिशन भारत की तरफ से चलाया गया, उसमें कुछ सकारात्मक नतीजे भी मिले, तब भी इस तरह की बातें हुई कि ये ठीक है कि आप इस तरह की खोजें कर रहे हैं, लेकिन ये एक अनावश्यक अतिक्रमण है ग्रहों की और धर्म की दुनिया में, और इसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। इस थॉट को थोड़ा भी अकोमोडेट करते हैं क्या आप? नहीं, मैं नहीं समझता कि अनावश्यक अतिक्रमण ये किसी कीमत का नहीं है, क्योंकि देखिए, भारत नहीं करेगा तो अमेरिका तो कर रहा है, यूरोप तो कर रहा है, चाइना तो कर रहा है, जापान तो कर रहा है। आपको अपनी नेशनल सिक्योरिटी भी देखनी है, आपको इसका भविष्य भी देखना है कि इसके जरिए हम कितनी जानकारी अपने जुटा लेते हैं। भारत में आध्यात्मिक परंपरा है, जिसको वो बोल रहे हैं, कर रहे हैं, उनको
कोई किसी को चैलेंज नहीं कर रहा है। विज्ञान जो एक्सप्लोर कर रहा है, ये विज्ञान का जो व्यवसायीकरण हुआ है और उसकी जो दुकान चल रही है उसके जरिए पर, वो एक दूसरी चीज है। लेकिन आदमी का काम है खोज करना, आदमी का काम है एक अपने बातों को प्रूव करना जा करके वहां पर। और आज हम मंगल पे पहुंचे, चंद्रयान और मंगलयान बनेगा तो उससे कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि हम अगर दुनिया की ताकत बनना चाहते हैं तो एक नॉलेज इंडस्ट्री से बनेंगे। हम लोग का अगर नॉलेज के क्षेत्र में पीछे रह गए तो हम लोग कभी भी एक अच्छी ताकत नहीं बन पाएंगे। हमारे बच्चों का रावत साहब, आप पूजा पाठ करते हैं क्या? शोध होंगे, दुनिया भर के लोग कर रहे हैं जो अच्छी, जो अपने को आप पूजा पाठ करते हैं? आपके घर में लोग ईश्वर को मानते हैं क्या रावत साहब? देखिए, मैं ईश्वर को मान के ही एक वैज्ञानिक चिंतन में आया हूं। मेरी माताजी बहुत मानती थी, मेरे घर में सब लोग मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो आप अगर लेकिन मेरे अपने परिवार में अभी जहां मैं शादी के बाद आया हूं, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मैं कभी नहीं मानते। अब आप लोग नहीं मानते? मतलब अब आप मतलब अपने परिवार की तरफ से मूलतः आप ईश्वरवादी रहे, लेकिन अब आप मानते हैं कि ईश्वर नहीं है? बिल्कुल, मेरी इसमें दिलचस्पी भी नहीं है कि है या नहीं है, उसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मेरे को उससे कोई काम नहीं पड़ा आज तक। तो आपको लगता है कि आपका एवोल्यूशन हुआ है? क्योंकि इस बहस में जाना भी एक फ्यूटाइल डिबेट है। नहीं, इसलिए देखिए, नहीं फ्यूटाइल तो है, लेकिन ये समझने में मदद देती है। इसलिए मदद देती है कि अगर कोई ईश्वरवादी है तो जाहिर है फिर उसके दूसरे डायमेंशंस भी जुड़ते हैं। ईश्वर तो फिर ग्रह तो फिर ग्रहों का असर तो फिर उनके साथ डूज एंड डोंट्स, ये सब जुड़ता है। और अगर ईश्वर ही नहीं तो ये पूरी बातें एक तरफ चली जाती हैं, लेकिन फिर उससे भी कई तरह के डायमेंशंस जुड़ जाते हैं। इन तमाम डायमेंशंस पर चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। बोलिए। इंसान का मिशन मंगल 1965 में शुरू हुआ था और तब से लेकर अब तक मंगल के कई रहस्यों का खुलासा हो चुका है, लेकिन अब भी अनेक रहस्य हैं जिनका खुलासा होना बाकी है। मंगल या फिर लाल ग्रह और पृथ्वी में कितनी समानताएं हैं और कैसे मिला मंगल को उसका नाम, ये रिपोर्ट। कैसा है लाल ग्रह का मौसम? लाल ग्रह पर कौन रहता है? ब्रह्मांड के ऐसे न जाने कितने रहस्य हैं जिनका पता इंसान शायद कभी नहीं लगा पाएगा। मार्स या फिर मंगल ग्रह के बारे में भी अब तक जितना सामने आया है उससे कहीं ज्यादा अब भी रहस्य बना हुआ है। अमेरिका और रूस के साथ यूरोपियन यूनियन भी अपने मिशन मार्स में लाल ग्रह के बारे में कुछ जानकारियां जरूर हासिल कर सके हैं, लेकिन मार्स के अनेक रहस्यों का अब तक खुलासा नहीं हो सका। लाल रंग के मार्स का नाम रोमन युद्ध देवता के नाम पर रखा गया है। ग्रीक और रोमन इस ग्रह का नाता युद्ध से जोड़ते हैं, क्योंकि खून का रंग भी लाल होता है, लिहाजा मार्स को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। मंगल ग्रह के दो छोटे चंद्रमा भी हैं, जिन्हें फोबोस और डेमोस कहा जाता है, और उनका नाम युद्ध देवता के बेटों के नाम पर रखा गया है। ब्रह्मांड के अनेक अजूबों की तरह मंगल भी किसी अजूबे से कम नहीं। हैरानी की बात है कि जिस ग्रह का रंग खून के रंग की तरह लाल है और जिसका नाम युद्ध के देवता के नाम पर रखा गया है, वो बेहद ठंडा है। जी हां, मंगल ग्रह का सामान्य तापमान -60 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है।
यानी जिस तापमान पर कोई भी वस्तु जम सकती है, उससे कहीं कम है मार्स का सामान्य तापमान। लेकिन ये जानकर कोई भी हैरान रह जाएगा कि जिस प्लैनेट का तापमान -60 डिग्री है, उस पर न जाने कितने धधकते ज्वालामुखी मौजूद हैं। पथरीली चट्टानों से बने मंगल ग्रह पर ज्वालामुखियों की भरमार है और धरती की तरह मंगल के ऊपर बादल और वहां हवा भी मौजूद है। मंगल पर चलने वाली तेज हवाएं इस कदर लाल धूल उड़ाती हैं कि पूरा ग्रह लाल नजर आता है। पृथ्वी की तरह मंगल भी गुरुत्व शक्ति का स्वामी है, लेकिन उसकी शक्ति पृथ्वी के मुकाबले करीब 3 गुना कम है। अगर मंगल पर कोई चट्टान गिरती है तो वो धरती के मुकाबले 1/3 गति से नीचे गिरेगी। इसी तरह मंगल पर जाकर किसी भी शख्स का वजन 1/3 रह जाएगा। इंसान ने मंगल के रहस्य जानने की कोशिश सबसे पहले 1965 में की, जब अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का स्पेसक्राफ्ट मैरिनर 4 मंगल के करीब से होकर गुजरा और उसने पहली बार पृथ्वी से मिलते जुलते इस ग्रह की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। इसके बाद 1976 में वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 नाम के 2 स्पेसक्राफ्ट मंगल पर उतरे और उनकी तस्वीरों और वैज्ञानिक डेटा की मदद से इंसान ने पहली बार मंगल ग्रह के बारे में जानकारी हासिल की। और उसके बाद जो तथ्य सामने आए, उसने इंसान की हैरानी और ज्यादा बढ़ा दी। इसके बाद कई बार मंगल की जमीन पर या उसके आसपास कई स्पेसक्राफ्ट उतारे गए। दुनिया भर के वैज्ञानिक खासतौर से मंगल पर पानी की मौजूदगी के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि पानी का अस्तित्व जीवन का संकेत है, जिससे आसानी से पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल पर जीवन है। ब्यूरो रिपोर्ट। इंसानी सभ्यता के लिए इस तरह की खोजों का होते रहना, निरंतर होते रहना, वो बहुत आवश्यक है। लेकिन दूसरी सोच ये है कि ऐसी खोजों की तरफ तब बढ़ा जाए जब पहले जो समस्याएं हैं उनको तो सुलझा लिया जाए, मतलब प्रायोरिटी फिक्स की जाए। लेकिन एक नजरिया यह है कि ये कोशिशें समानांतर होनी चाहिए। दूसरा यह भी कि धर्मज्ञ इसे अतिक्रमण की तरह देखते हैं, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि इसको अतिक्रमण की तरह देखना एक निराधार सोच है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। ये एक तथ्य है मुद्गिल साहब कि विज्ञान का इस्तेमाल और उसकी अच्छी चीजों का इस्तेमाल तो वो लोग भी कर रहे हैं जो ऋषि मुनियों की सोच और धर्म को मानते हैं, लेकिन साथ में इस तरह की कोशिशों को वो गलत भी बताते हैं। कैसे? देखिए, गलत किसी की चीज का सदुपयोग होना, और जैसा कि हम लोग भी अगर इन सब चीजों का यूज करते हैं तो हम भी इस पृथ्वी लोक के ही तो वासी हैं। हम कौन सा 1000 साल पुराने आदमी हैं जो हमारे अंदर इतनी शक्ति है? आज के युग के ही हम लोग हैं, आप ही के साथ के लोग हैं, तो हम भी वही चीजें यूज करते हैं जो समाज में है, जो शक्ति समाज में है, जिस रूप में समाज में है, उन चीजों का हम भी प्रयोग करते हैं। परंतु ये आज ही की तो जरूरत है कि वैज्ञानिक इस तरह की खोजें करें। परंतु ये भी तो कहने का अर्थ यह है कि आप वहां ना जाए, ऐसा नहीं है। पहले जो चीजें हमारे ऋषि मुनि या बुजुर्ग कह गए हैं, जब हमारे बुजुर्ग वो चीजें बता के गए हैं तो उनका तो शोध कर ले। अगर उनमें आपको कुछ नहीं मिलता, जिसमें कि कोई खर्चा आने वाला नहीं है, सिर्फ एक शोध का विषय है, पुस्तक पढ़नी है या ब्राह्मणों के द्वारा पढ़ानी है या खुद पढ़ सकते हैं, ऐसा तो है ही नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण के थ्रू पढ़े। आजकल तो हिंदी इंग्लिश सब में पुस्तकें नहीं, लेकिन फिर इसके लिए दलील दी जा रही है कि आप बताइए, आप उल्कापात के बारे में कहां सटीक बता पाते हैं? देखिए, पंचांगों में कुछ लोगों ने तो दुनिया खत्म होने के बारे में कह दिया। पंचांगों में कहा गया है कि हर पंचांग के अंदर हमारे यहां ग्रहण बता दिया जाता है, नए साल में ही पहले ही टाइम पे हमारे यहां भूचाल बता दिया जाता है, प्राकृतिक आपदा बता दी जाती है। आप ही के साथ बैठ के 11/11 पे एक प्रोग्राम हुआ था और उसमें 11/11 के ऊपर कहा गया था, जबकि उस समय पे 15 नवंबर 2011 को शनि ने चेंज होना था। शनि महाराज 2.5 साल में एक बार चेंज होते हैं और वो मंगल की राशि में चेंज हुए थे। मंगल अग्नि तत्व कारक है, जब शनि मंगल की राशि में आएगा
तो प्राकृतिक आपदाएं और आगजनी बहुत ज्यादा होगी, बम विस्फोट बहुत ज्यादा होंगे। मंगल का अर्थ इससे है, अग्नि से, इसलिए उसको दक्षिण दिशा का भी स्वामी कहा गया है, क्योंकि दक्षिण दिशा अग्नि की कारक है। तो मंगल से संबंधित, आप किसी के घर में जबरदस्ती घुसेंगे तो आपको लात मार के बाहर नहीं निकालेगा तो और क्या करेगा। आप किसी कंट्री में, अगर ऐसा है तो सबसे पहले तो अमेरिका को, आप बिल्कुल, तो प्राकृतिक यूनियन को, यूरोप को, इनको नतीजा भुगतना है। प्राकृतिक आपदा तो पूरे विश्व पे आएगी, वो तो डेवलप होते चले गए नेशन, सिर्फ पृथ्वी के ऊपर आएगी। पृथ्वी का मतलब सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं है, पृथ्वी का मतलब पूरे संसार से है, पूरे विश्व से है। उसके ऊपर प्राकृतिक आपदाएं आएंगी और आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही, हम सब देख रहे हैं, जैसा कि बार बार कहा जा रहा है। रावत साहब, ये क्या सबसे पहले सारे काम छोड़कर एक मुहिम नहीं चलानी चाहिए वैज्ञानिकों को और वैज्ञानिक सोच रखने वालों को कि ईश्वर और आस्था, इसको समाप्त कीजिए? वैज्ञानिकों का काम नहीं है ये, वैज्ञानिकों का काम शोध करना, वो शोध कर रहे हैं। भारत के अंदर ऐसे बहुत विचारधाराएं भी हैं जिन्होंने ईश्वर की जो है पूरे अस्तित्व को चुनौती दिया है। बुद्ध से लेकर चारवाक जैसे लोग हुए हैं, कबीर हैं, नानक हैं, बहुत सारे लोग, मतलब उन्होंने, किसी ने एक ईश्वर को माना, जैसे वेदों में कहा गया एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ऐसी बड़ी विचारधाराएं भी है। कईयों ने मूर्ति पूजा को अधम बोला है, ये वेदों में ही बोला गया है। तो ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर ऐसी विचारधारा नहीं है। अब वैज्ञानिकों का काम शोध करना है, वो शोध करते हैं और उसके कोशिश करते हैं कि भाई नई चीजों को एक्सप्लोर किया जाए। जो इंसान है वो पैदाइशी असल में जो है वो रैशनल होता है, तार्किक होता है, बच्चा भी तार्किक होता है। हम उसके अंदर वो चीजें डालते हैं और उसके अंदर चीजें डालते हैं कि भाई अब आप 25 पैसे का सिक्का गंगा जी में डाल देना या यमुना में जाके कूड़ा डाल देना, तो उसको हम बोलते हैं कि भाई आपको पाप धुल जाएंगे। तो ये तो हम उसको बाद में डालते हैं कि ये काम करोगे तो ऐसा होगा। देखिए, जिस समय बेसिकली हमने ये शॉर्टकट बताया लोगों को कि देखिए आप तांबे के सिक्के होते थे, चांदी के सिक्के होते थे, उसका डालने का अर्थ होता था कि तांबा अगर पानी में डालेंगे तो पानी का शुद्धिकरण होगा, चांदी डालेंगे तो शीतलता मिलेगी। वो प्रथा तब से चली आ रही है। आजकल लोहे के सिक्के बनने लगे हैं, तो इसमें समाज का या धर्म के मानने वाले लोगों का क्या दोष है? ये तो सरकार का दोष है। पानी धर्म वालों की वजह से आज यमुना और गंगा का क्या हाल रखा आज तो, हाँ, जो पोल्यूशन इतना फैल रही है, फैक्ट्री इतनी लगी है, उससे कोई पोल्यूशन नहीं फैलता है, सिर्फ धर्माचार्यों की वजह से वो पोल्यूशन फैलता है। वहां जाके एंजॉयमेंट करते हैं लोग, उससे पोल्यूशन नहीं फैलता, धर्माचार्यों के हिसाब से पोल्यूशन फैलता है। देखिए, जमुना के किनारे, गंगा के किनारे हजारों किलोमीटर की जगह फैक्ट्रियों को दे दी गई है और कोड़ियों के भाव दे दी गई है। वो सारी की सारी गंदगी गंगा और जमुना जी में डालते हैं, तो उस पोल्यूशन तो उससे फैलता है। और धर्म के ठेकेदार उसमें पोल्यूशन फैला देते हैं, क्योंकि हम स्नान करने को कह देते हैं। अरे गंगा को पवित्र माना गया है, जमुना को, पानी को पवित्र माना गया है, और हमारे शरीर में आप वैज्ञानिक लोग ही कहते हैं सबसे अधिक पानी है, पृथ्वी पे पानी है। ये सबसे बड़ा एक क्राइम है जो कि हम यमुना और गंगा के साथ कर रहे हैं। बाकी हम उसमें डेड बॉडी फेंकते हैं, हम उसमें हर तरह कचरा फेंकते हैं। नहीं तो वो कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज जहां लगी हुई हैं, तो इंडस्ट्री तो सब मिली भगत से हो रही है ना, जहां गिर रहा है, तो मिली भगत से हो रही है ना। जितना आप देखिए, ये कहना नहीं चाहिए, जितने भी पीछे पर्व होते हैं उनमें जितना गंदा रंग है। नहीं, खैर एक बार फिर से मूल विषय पर लौटे। ये टंडन साहब, मंगल ग्रह पर ज्यादा खोज की तरफ उठाए जा रहे कदम, वो विकसित देश हो या हमारे जैसे देश, इसके पीछे वजह क्या है? मंगल में ज्यादा संभावनाएं नजर आ रही? जी हाँ, देखिए ऐसा है, चांद पे हम पहुंच गए और किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। अमेरिका और भी तरक्की कर गया, और जो वो उतरा था वो अभी 90 साल की उम्र में मरा है, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, सब जगह अच्छा ही हुआ है। अब ये है कि इसके बाद हमारा अगला पड़ोसी कौन सा है? हमारा अगला पड़ोसी मार्स है, और ये हमेशा से उम्मीद रही है इसके रंग से, क्योंकि भ्रांति थी कि वहां जीवन हो सकता है, और अभी तक पानी वहां से मिला नहीं। हमारे जो चंद्रायन गया उसने थोड़ा सा इंडिकेशन दिया कि वहां पानी हो सकता है। अगर वहां पानी हो सकता है तो इसी को हम लेने के लिए हम जो फेंक रहे हैं MOM, इसमें सबसे ज्यादा मीथेन चेक करेगा। मीथेन क्या है? अगर कोई जिंदा वस्तु है तो उसमें से मीथेन गैस निकलती है, चाहे वो फसल हो या जिंदा कोई आदमी हो, तो मीथेन चेक करेगा, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर मीथेन वहां डिटेक्ट हो जाती है। उसके अलावा उसके अंदर क्या क्या, देखिए आपने कई बार सुना होगा कि फलाना जो प्लेनेट है उसके अंदर हीरे हैं, तो बहुत सारा मैकेनिक भी उसमें एक खजाना छिपा हुआ है। वो देखिए आज धरती सिकुड़ती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, और एक वक्त वो भी आ सकता है कि कोई सुपर पावर ऊपर से जाके अपने 100-50 आदमी ले जाएंगे और नई दुनिया बसाएंगे। ये बहुत दूर की कौड़ी नहीं है आज के जमाने में, और सिक्योरिटी और बड़ा इशू है। ऊपर से जाके आप बम फेंकेंगे तो धरती बड़ी छोटी सी दिखाई देती है, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आने वाला है। ये चीज हमेशा रही है, आज भी रही है।
तो इसलिए हमें बड़ा चौकस रहना चाहिए, अपनी टेक्नोलॉजी बिल्कुल ऊपर रखनी चाहिए। एक वो टाइम आने वाला है और ये प्लान है लोगों का कि जब ये धरती नहीं रहने लायक होगी तो चुनिंदा लोग ऊपर चले जाएंगे मार्स पे। और इस तरह की खोजों का होते रहना, निरंतर होते रहना बहुत जरूरी है, और उसमें भारत की तरफ से कोशिशें होते रहना वैज्ञानिकों के मुताबिक ये बहुत जरूरी है। लेकिन ज्योतिषाचार्यों का, धर्मज्ञों का मानना यह है कि ये इंसान की तरफ से कुदरत पर हो रहा एक अतिक्रमण भी है। एक ब्रेक के बाद चर्चा जारी है। बीबी रावत साहब, ये इस देश में अगर अभी आप इसके पक्ष में और विपक्ष में लोगों को खड़ा करना शुरू कर दें तो जो लोग पक्ष में खड़े हुए होंगे इसको सकारात्मक कोशिश बताएंगे और इसके साथ खड़े होंगे वो कम पड़ेंगे शायद। देखिए, वो हमेशा से रहा है, जब भी कोई चीज जो है जो मुख्य धारा की जिसको बोलते हैं हम, जो तथाकथित नॉर्म्स है उनके विरुद्ध जाती है तो लोग कम आते हैं। मैंने कहा नहीं कि जब गैलीलियो को फांसी देने की बात आई तो इतने लोग खड़े नहीं थे। गैलीलियो हो, न्यूटन हो, आइंस्टीन हो, सारे लोग जो है वो धाराओं के विरुद्ध चले हैं, लेकिन उनके शोधों के कारण से आज हम लोग जो है यहां पर खड़े हैं। आज हमारी स्थिति ऐसी है कि हम उनके जो रिसर्च है, उनके जो शोध, उसका फायदा उठा रहे हैं। बुद्ध ने भी चुनौती दी, चारवाक ने भी चुनौती दी अपने जमाने में, कबीर ने भी जो बड़ी बड़ी चीजें थी उनके खिलाफ बोला। तो हमेशा भी जो लोग जो है मुख्य तथाकथित जो मेन स्ट्रीम है उसके हटके थोड़ा सी बोलते हैं तो उसके खिलाफ लोग को समय लगता है समझने में, लेकिन लोग समझ रहे हैं। आज से 4 साल पहले गैलीलियो को अगर एक एक्सप्लोरर भेजा जा रहा है यहां से जो वहां जाकर चीजों को समझने की, फोटोग्राफ्स लेने की, और ऐसा कोई उसमें कोई बैंग तो होने वाला नहीं है, ना कोई एक्सप्लोजन किया जाने वाला है, तो इसमें तो अगर ये मान भी लिया जाए तो कुदरत के साथ कैसी छेड़छाड़ है ये? देखिए, ऐसा है, मैं पहले भी कहा कि हम आध्यात्म के कंजर्वेटिव अप्रोच को नहीं मानते। तो आप इसको सही मानते हैं? हम आध्यात्म को मानते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि चंद्रमा पे जाइए, सूर्य पे जाइए, मंगल पे जाइए, वहां पर जाने से जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि ये ग्रह उनके ऊपर जो है कुदृष्टि से देखने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मानवता के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपकी भावना अच्छी है, तो वो ग्रह भी आपकी मदद करेंगे। लेकिन मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि विज्ञान अतिक्रमण करता है और आध्यात्म से हमेशा जो है वैमनस्यता रखता है, दर्शन शास्त्र से हमेशा वैमनस्यता रखता है। अभी देखिए, तर्कशास्त्री ने कहा कि गैलीलियो और न्यूटन की वजह से हम आज इस संसार में खड़े हैं, कितने दुख की बात है। सुश्रुत चाणक्य की बात नहीं करते हैं। 2nd सेंचुरी एडी में पूरे शल्य क्रिया का एक ओपन इंटेस्टाइन की एक मूर्ति इलाहाबाद संग्रहालय में रखी है, उसको जाकर के आप देखिए। हमारे यहां शल्य क्रिया आज से हजारों साल पहले बना दी थी, लेकिन हम विदेशी साइंटिस्ट का नाम लेते हैं, भारतीय ऋषियों का नाम नहीं लेते हैं। ये इन लोगों की बड़ी सीमित मानसिकता है, आपका अपना कोई इनोवेशन नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, कुछ इनोवेटिव वहां पर आए, मुझे फक्र होगा कि एक वैज्ञानिकों का देश है, ये धूर्तों का देश है। आप विज्ञान के नाम पे परियोजनाएं बना करके जनता से ठगी करते, जनता के अधिकार तो बुद्ध का नाम लेते हैं, हम तो बुद्ध का नाम लेते हैं। बुद्ध कोई वैज्ञानिक नहीं थे, विज्ञान की बात करें तो विज्ञान है हमारे उनका नाम। लेकिन अभी आपने गैलीलियो और न्यूटन की बात की, और टंडन जी को मैं कहना चाहता हूं, हमारे यहां सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, हर ग्रहों का गैलीलियो न्यूटन का दुनिया उनका कहां गिर रही है? आध्यात्म गिर रही है, बताइए आप। आध्यात्म को उसको रिसर्च करने के लिए, इनोवेशन करने के लिए धन नहीं दिया जाती है। मंदिरों में पंडित जी ने खूब समाया धन की योजना बनाई जा रही है, आध्यात्म को समाया जा रहा है, विज्ञान ही तो मानवता भला कौन करने के लिए आज लगा हुआ है। डॉक्टर शशांक, ये टंडन जैसे लोग ही हैं जो मानवता के दुश्मन हैं। कोई आप भ्रांति देते हैं, विज्ञान का विरोध नहीं कर रहा हूं, चल रहा हूं, उनके नाम पे आप लोग देश को पीछे ले जा रहे हैं। आप लोग अपने सभी को बदनाम कर रहे हैं और देश को पीछे ले जा रहे हैं, आप जैसे लोग। और खुद आप लोग लगाते जा रहे हैं, आपके नाम पे जो दुकानदारी चल रही है इनकी, दुकानदारी तो हर विषय के ऊपर होती है, सिर्फ धर्म के ऊपर दुकानदारी सब कर रहे हैं। धर्म की दुकानदारी
बड़ी खतरनाक है। को नकार नहीं सकते, नकारना नहीं चाहिए किसी भी चीज को, किसी चीज को जोड़ने से पहले उसका ज्ञान करना है। विज्ञान यही विज्ञान का ज्ञान नहीं है, विज्ञान नहीं रहे हैं, विज्ञान को मान रहे हैं, देखिए सुनी बात को विश्वास नहीं करता, विज्ञान की बात करता है। में सारी चीजें लिखी है, आप उसको एक बार देखें तो सही, सोचे तो सही। मंगल को हमारे यहाँ ऊर्जा कहा गया है, मंगल से ही आदमी आतंकवादी बनता है, मंगल से ही आदमी डॉक्टर बनता है, मंगल से ही आदमी के अंदर ब्लड प्रेशर कम और हाई होने आता है। हम लोग जन्म पत्री के द्वारा ही सिर्फ ये सब चीजें बता रहे हैं। डॉक्टर को तब बताएगा जब कोई बीमारी आएगा। 2:30 बजे जब इस मार्स ऑर्बिटर को लेकर पहुंचेगा, तब तक इस तरह की बहस हर जगह हो रही होगी और उसके बाद भी जारी रहेगी। लेकिन देखें ये किससे हासिल क्या होता है। हालांकि इसमें अभी बहुत वक्त लगने वाला है और इंतजार इस बात का भी कि इग्निशन बटन दबने के बाद भी जैसा जो कुछ सोचा है वैज्ञानिकों ने, क्या सब कुछ उसी तरह से होता है। उम्मीद यही करें, क्योंकि बहुत पैसे लगे हैं और बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा भी इसके साथ जुड़ी हुई है। बहुत धन्यवाद हमारे मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। एक ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। अहम खबरें हमारी वेबसाइट पर विस्तार से आप देख सकते हैं।